मैं जर्मनी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ रास्ते में ये वीलॉग आपकी खिदमत में, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुख्तसर बात मैं आपसे करूँगा क्योंकि अब म्यूनिख में हमारा प्रोग्राम है। मैं उधर जा रहा हूँ। मे बी जब आप ये वीलॉग सुने उस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा हो या ख़त्म हो रहा हो। और इसके बाद फिर हम जाएंगे डेनमार्क में। डेनमार्क में भी एक प्रोग्राम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट के साथ किया गया, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें सबको अपने अपने तौर पे आवाज़ उठानी है और ज़ोर लगाना चाहिए। मैं अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहा हूँ। नादरीन, एक तो ये जो पाकिस्तान की अफवाज हमेशा से ये कहती हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। सियासत में इतना घटिया किरदार कभी हमने देखा ही नहीं था फ़ौज का, जो अब हम देख रहे हैं। यानी डिक्टेटर्स के अदवार में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ ओले बाकी रह जाते थे, अब तो वो भी नहीं रहे। और फ़ौज का सियासत के अंदर किरदार सबको दिखाई दे रहा है। एक आम फ़ौजी का बेचारे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे जितने फ़ौजी दोस्त हैं, भाई हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो बेचारे ड्यूटीज़ दे रहे हैं अपने अपने ऑफिस के अंदर या अपने अपनी छावनियों के अंदर, मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ अगर उनका दिलदारी हो। लेकिन ये मैं इदारे की बात कर रहा हूँ कि बतौर इदारा जो है वो इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया घटिया सियासत के लिए, और वो लगातार अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ायदा किसे होता है? फ़ायदा हो जाता है एक जर्नैल को, फ़ायदा हो जाता है एक ऐसे जर्नैल को जो बुज़दिल है, जो डर जाता है, जो परेशान हो जाता है। वो फ़ायदा उठाता है, कभी मार्शल लॉ लगा देता है, कभी कोई और घटिया हरकत करता है। लेकिन इसका नुकसान किसे होता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान इसका इदारे को होता है। उस इदारे को जिसको एक प्रोफेशनल इदारा होना चाहिए, उस इदारे को जिसका काम सिर्फ हिफाजत करने का है, और उस इदारे को सियासत जैसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ऐसी घटिया सियासत कर दी नहीं चाहिए। देखिए, आसिफ मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की, जो एक फ़ौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दिलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। किसी भी फ़ौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फ़ौजी जर्नैल के पास या किसी भी फ़ौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज़ बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दिलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता है, ये डट जाता है, डरता नहीं है। ये फ़ौजी के बारे में अमूमी तौर पे तासुर ये होता है। तो आसिम मुनीर साहब ने ये जो गलती की, इससे उन्होंने अपनी मिथ तोड़ ली। वो जो एक बहादुरी वाली मिथ है ना, वो उन्होंने खुद ही तोड़ ली अपनी, और ये अपने आप को बहुत बड़ा डैमेज किया उन्होंने। ISPR बेचारा नगमे बना बना के वो थक जाते हैं, वो बहादुरी के किस्से बता बता के थक जाते हैं। फ़ौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इतनी बहादुर फ़ौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सपा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? कौन सा हमारा मुस्लिम तारीख उठाकर देख ले, कौन सा जर्नैल है जिसने इस्तिस्ना मांगी थी? इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला सीधा हज़रत बिलाल आए और वहीं पे हो गया, और जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया में तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उन्हें माजूल कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से। क्या उनसे बेहतर जर्नैल है कोई? बेशुमार और मुसलमानों के तो तारीख बड़ी बड़ी है, लड़ने वालों से, जर्नैलों से, बड़े बड़े शानदार लोग थे। लेकिन इस्तिस्ना किसने मांगा था? इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी, जिसके दिल में चोर होता है। यानी जिसके दिल में चोर नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है। यानी मैंने कल एक हॉल में इतने लोगों से पूछा आपको इस्तिस्ना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपके आर्मी चीफ की वो मिथ, जो एक वो कैरी उनको करना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी ये मिथ तोड़ दी है। फ़ौज की या फ़ौजी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका दिलेर होना, जो लोग समझते हैं कि वो दिलेर है, वो होती है। आज आसिम मुनीर साहब ने अपनी वो मिथ गवा दी है, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया आइडियाज़ थे कि इमरान खान से बचना है या सियासतदानों से बचना है, तो बचने के लिए आपको इस्तिस्ना ले लेना चाहिए, वो भी ताहयात। ये बड़ी वाहियात तजवीज़ थी जिसने भी दी थी, लेकिन फ़िलहाल दे दी देने वाले ने। सदर पाकिस्तान के लिए वो मांग रहे थे जी पूरी ज़िंदगी का सदर पाकिस्तान का भी इस्तिस्ना, यानी जितनी देर वो सदर रहेगा, सदर के ओहदे पे रहेगा, तब तक के लिए उसके जो कारनामे हैं या उसके जो मामलात हैं उनमें उसको इस्तिस्ना मिलता है। ये तो एक चले लिखी पड़ी पुरानी बात है। हमें तो उस पर भी एतराज़ था कि यार इस्तिस्ना होता क्या है?
आप किसी आदमी को क्यों दे सकते हैं कि भाई अब कानून से बालातर हो गया, इसलिए कि क्योंकि ये सदर बन गया है, इसको मुंतखब कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदा होता है ना, अवाम के ज़रिए से ही आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे इस्तिस्ना दे दें। लेकिन दिया, ठीक है, कौम अभी उसको हज़म कर रही थी, अचानक पता चला जी सिर्फ उसकी नौकरी के दौरान नहीं होगा जी, हम ताहयात लेना चाहते हैं। ये वाहयात चीज़ जो है वो ताहयात लेना चाहते हैं कि जब तक सदर मर नहीं जाएगा तब तक उसको इस्तिस्ना हासिल रहेगा। आपको पता है इन्होंने मुस्तकबिल में किस चीज़ का दरवाज़ा खोल दिया? मैं आपको भी बताता हूँ। किसी भी करप्ट और बेईमान और फ्रॉडिये बंदे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ना, और लुट मार करनी है, तो उसको चाहिए पहले एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बन जाए। समझ आइए आपको मेरी बात? फिर उसको ताहयात इस्तिस्ना रहेगा। यानी नवाज शरीफ को ये एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बनाए, उसके बाद जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब इंतकाल नहीं फरमाएंगे उस दिन तक नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना रहेगा, जितनी मर्जी लुटमार करें, ना कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का पूछ सकता है, ना कोई पनामा लीक्स का पूछ सकता है, ना कोई और सवाल कर सकता है। मियाँ साहब दियाँ सत्ते खैरा। कोई भी आदमी बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने से पहले आसिफ जरदारी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए बिलावल जरदारी को पहले सदर बना दें, ताकि सारी ज़िंदगी के लिए बिलावल के ऊपर कोई मुकदमा ना हो सके। ज़िंदगी भर का इस्तिस्ना मिल गया ना। इसी तरह जो आपका ये वज़ीर आला जिनको बनाते हैं सिंध का, या जो अपने इनके करीबी लोग हैं, उन सबको एक एक दिन के लिए सदर बनाएं और सारी ज़िंदगी का इस्तिस्ना उनको दिलवा दें। कैसा रास्ता खोला इन्होंने, आप ये देखें। ये माफियाज हैं और ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। इस पूरी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या, आगे चल के हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब आज़रबाईजान से आए और आकर उन्होंने ट्वीट दागा। कहते हैं जी आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश कर दी, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में दो बातें बिल्कुल गलत की हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। मुंतखब वज़ीर आज़म का लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है। आपको 17 सीटें मिली थी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर वगैरह ने, इन सब ने मिलकर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी सीटों में इजाफा किया। आपको जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, जिसके बाद आपको मिल गया इक़्तिदार। अब आप आ गए इक़्तिदार में और ये जाली इक़्तिदार है और इसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो नंबर एक, आप तस्हीह फरमा लें कि आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, और ये बात पूरा पाकिस्तान, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नहीं यकीन आता, बाहर निकलो, पूछो लोगों से, लोग आपको बता देंगे। दूसरा, एक चीज़ और ज़हन में रखें कि इन्होंने कहा कि कानून और अवाम की अदालत में जवाब दे। पाकिस्तान में तो अदालतें ही ख़त्म हो गई हैं, कौन सी अदालत में जवाब दे? क्या किसी वज़ीर आज़म को अब किसी अदालत में जाकर जवाब देना पड़ेगा? इंसानी हकूक़ का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अमली तौर पे अदालतें ख़त्म हो गई हैं। अब उन जजों पर मुश्तमिल एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिन जजों को कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएंगे। सियासतदानों के चुने हुए पसंदीदा जजेस को इकट्ठा करके एक आईनी अदालत कायम की जाएगी, और वो आईनी अदालत ये वज़ीर आज़म को सुनेगी या उसको अकाउंटेबल करेगी। अदालतें तो बिल्कुल गैर मुअस्सिर हो गई हैं। अदालतों की तो अब टके की औकात नहीं रही। नंबर एक, ना तो आप वज़ीर आज़म हैं, ना इस मुल्क में 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें बाकी बची हैं। ये बात तो कर लें आप क्लियर। दूसरा ना, ये शहबाज शरीफ साहब की और इनकी फैमिली की पुरानी वारदात है। ये पहले अपने लोगों के ज़रिए से एक गेम डालते हैं कि यार ये भी कर दो, मैनू भी सारी ज़िंदगी आस्ते फ़ारिग करा दो, यानी मुझे भी पूरी ज़िंदगी के लिए आप इस्तिस्ना ले दें, मेरे लिए आप ये काम कर दें। तो पहले तो खुद ही वारदात डलवाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ये वारदात उल्टी पड़ने लगी है तो फिर फौरी तौर पे उल्टे पाँव पीछे भाग जाते हैं। हुआ क्या, कहानी सुनिए। हुआ ये कि जब ये लेकर आए ना तजवीज़, तो इसके ऊपर कुछ सेनेटर्स बैठे, उन्होंने कहा जी तुसी अपना जरदारी बचा रहे हो, तो तुसी अपना जरदारी छुड़ा रहे हो कि जनाब ता क़यामत या ता हयात जरदारी साहब को कोई ना पूछे, और जो बाकी सदूर हैं उनको भी कोई ना पूछे, और गवर्नर्स की भी आप तजवीज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, तो हमारा वज़ीर आज़म सोतेला, हमारे वज़ीर आज़म को भी इसी तरह की कोई शिक उनकी भी शामिल करें। तो फ़ारूक एच नाइक ने वहाँ पे बताया, कानूनदाद है, उन्होंने बताया कि जनाब ये तरमीम अगर आप ऐसे करेंगे ना तो इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा, फिर इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। जंग ग्रुप ने इसको शामिल भी किया है। चलें, ये कर सकते थे कि तरमीम जनाब आइंदा से होगी। अब के बाद जो वज़ीर आज़म रिटायर होगा
या उसका मुद्दत पूरी होगी या वो ओहदे से हटेगा तो उसके बाद वो ताहयात ये वाहयात सहूलत उसको मैसर रहेगी इस्तिस्ना वाली। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फारूक एच नाइक ने कहा जी इसका इमरान खान को भी फ़ायदा होगा, ये किस तरफ आप चल पड़े हैं। और अदालतों के अंदर तो दमखम रहा ही नहीं। कौन सी अदालत है इस वक्त, किसकी जुर्रत है जज की कि वो बुला के हुकूमत से कोई बात पूछ ले, लिहाजा वो फिर उन्हें सुकून हो गया। नाज़रीन, एतदाद हसन साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतदाद ये इन्होंने वारदात डाली, खुद ही शामिल करवाया और खुद ही निकलवा लिया बाद में, और इसके ऊपर पब्लिक का रद्दमल भी बहुत आना था। वैसे तो पब्लिक का रद्दमल बहुत सारी चीज़ों पे आ रहा है, लेकिन रद्दमल की आजकल परवाह कौन करता है। पहले शामिल करा लो, फिर नोटिस ले लो और फिर हीरो बन जाओ। तो हीरो तो अब ये कभी नहीं बनेंगे, कौम ने इनको ज़ीरो बना दिया है। नाज़रीन, एतदाद हसन साहब कह रहे हैं कि फ़ौज बहुत डरी हुई है इमरान खान से कि एक शख्सियत को पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से बाला कर दे। अब तो सदर से भी ज़्यादा मजबूत ओहदा बन गया फील्ड मार्शल का, उनके बारे में कह रहे हैं। ये यूँ नहीं होता, जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं। इनका हर मंसूबा नाकाम हुआ है। हर वो कानून और तरमीम जो बिना किसी बहस के पास होती है वो कभी देर पा नहीं होती। ये एतदाद हसन साहब ने भी कहा। अब नाज़रीन, मेरी ना पाकिस्तान के मौलवियों से एक सवाल है। ये ताहिर अशरफी वगैरह जो इस किस्म के मौलवी हैं, मुफ्ती मुनीब हो गया या जो सरकारी मुल्ला है, मेरा इनसे एक सवाल है और सादा सवाल है कि क्या एक सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना ऐन आईनी है या गैर आईनी है? इस सवाल का जवाब देते हैं। मैं मौलवियों से जानना चाहता हूं कि मौलवी मेरी रहनुमाई करें, क्या सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना कि वो सारी ज़िंदगी कुछ भी करता फिरे। अब सिपा सलार जो है उसने कोई दुकान से टॉफ़ियाँ उठा के तो भागना नहीं है, उसने वही करना है ना, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना है, सियासत में मुदाखलत करनी है, जबरी गुमशुदगियाँ करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है, मीडिया को कुचलना है, अदलिया को कुचलना है, एजेंसियों के ज़रिए से घटिया तरीन काम करवाने, यही काम हो जाता है ना। तो मुझे जो पाकिस्तान के हमारे उलमा इकराम हैं वो ये बताएं, या अगर पाकिस्तान से बाहर भी हैं कोई तो वो रहनुमाई करें कि क्या कोई सिपा सलार इस्तिस्ना ले सकता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होगा, बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये कानून लागू होगा, मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। ये ज़रा मौलवी हजरात मुझे बताएं जो बहुत उछल उछल के तकरीरें करते हैं, ख़ास तौर पे ताहिर अशरफी, मुफ्ती मुनीब, और हमें रहनुमाई अगर दें जो बहुत बड़े हमारे जामिया बनूरिया के जो आलम दीन हैं वो हमें बता दें। बहुत सारे और मुफ्ती रागिब नईमी साहब हैं वो बता दें, और बहुत सारे दोस्त हैं जो बताना चाहें वो ये बताएं कि जनाब इस इस्तिस्ना को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ कोई अगर आवाज़ उठानी है तो फिर मौलवियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन हो रही है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हो रही है? सोशल मीडिया के ऊपर ना पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे एक्टिविस्ट और आम जो सारिफ हैं वो निकाल के ना जर्नैलों की और डिक्टेटरों की दास्तानें फील्ड मार्शल साहब को सुना रहे हैं। इस वक्त उन्हें सुनाई नहीं देगा, रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत टाइम होगा, जब वक्त बदलेगा तो उनके पास बहुत टाइम होगा, तब ये मवाद देखते रहें। लेकिन लोग निकाल के सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनाब ये डिक्टेटर था, देखो इसकी क्या हालत हुई, ये डिक्टेटर था, इसकी क्या हालत हुई। पाकिस्तान में चारों डिक्टेटर्स के साथ क्या हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक दुनिया में जो डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने कवानीन अपने मुताबिक बदल लिए, जिन्होंने सारी सहूलतें हासिल करके ताकत सारी अपने पास इकट्ठी कर ली, उन तमाम डिक्टेटर्स की क्या दुर्गत बनी और उनके साथ क्या हुआ, ये सारा कुछ जो है ये उनको बताया जा रहा है, रिकॉर्ड के ऊपर रखा जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि शहबाज शरीफ ने तो जनाब बड़ा हीरो बनने के चक्कर में ना, और सामने आ गए जनाब कोई मसला ही नहीं है, मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को एक सवाल है कि अगर आपको इतनी गैरत आ गई है या आपको लगता है कि ये आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि जवाबदेह होना चाहिए, तो क्या सदर पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के एक सरकारी ऑफिसर को जिसका 22वां ग्रेड है, वो आर्मी चीफ है, उसको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? मेरा ब्यूरोक्रेसी से सवाल है और बाकी सारे इदारों से कि अगर आप सारे जवाब देते हैं तो ये क्यों नहीं जवाब देते? यानी आसिम मुनीर साहब को जवाब देने में ऐसा क्या गलत किया आसिम मुनीर साहब ने कि वो आप जवाब नहीं देना चाहते? सवाल तो ये है ना कि आपसे ऐसी कौन सी गलती होगी या आपने ऐसे कौन से गलत काम किए जिनकी वजह से आपको ये इस्तिस्ना लेना पड़ रहा है कि मुझे कोई सवाल ही ना करे, मुझे जवाब ना देना पड़े। बाकी सारा पाकिस्तान जवाबदेह है और आप अकेले जवाबदेह नहीं है। एक तो उलमा जो है वो इसके बारे में बताए, और दूसरा क्या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मुजाहरा किया जुर्रत का कि जनाब मैं नहीं लेता इस्तिस्ना, ऐसे क्या फील्ड मार्शल ये जुर्रत का मुजाहरा करेंगे और जरदारी साहब जुर्रत का मुजाहरा करेंगे? देखिए मेरी राय में ना इस वक्त आसिम मुनीर साहब को ना खुद 3 चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए।
नंबर एक, उन्हें इस्तिस्ना से दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। नंबर दो, जो ताहयात मुराआत हैं उससे भी उनको दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। नंबर तीन, जो उनको निकालने का तरीकाकार बदला जा रहा है वो भी उनको दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। वरना पता है क्या, लोग उन्हें तारीख में एक बुज़दिल जर्नैल के तौर पे याद रखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि एक जर्नैल बनने का आपको कोई फ़ायदा होता है अगर आपके साथ ये लफ्ज़ लग जाए तो इस एक टैग से बचने के लिए, देखिए ना, आज आप आर्मी चीफ हैं, आपकी मौज लगी हुई है, सारे आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, इधर से आता है कोई सलूट मारता है, कोई उधर से आता है सलूट मारता है, जो आता है अच्छी से अच्छी कहानी सुनाता है। आपकी गेम चुक के रखी हुई है आज सारों ने, लेकिन एक वक्त आएगा फिर आप ये नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। तो उस वक्त लोग आपको तारीख में क्या याद रखेंगे? आप तारीख में अपने आप को एक बुज़दिल आदमी के तौर पे क्यों याद रखना चाहते हैं? अगर आपने कुछ गलत किया, आपको जेल काटनी पड़े तो काटें जेल। लोग आपको दलेर आदमी, तो देखें परवेज़ मुशर्रफ अब दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उसको बहुत बुज़दिल आदमी नहीं समझते थे। लोग कहते थे ठीक है यार, बुज़दिल नहीं था वो उस तरह से। लेकिन जो आप कर रहे हैं कि मैं बच जाऊं, मैं अदालतों में ना जाना पड़े, मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए, मुझे कोई सवाल ना पूछ ले, या ये ह्यूमन राइट वॉलेशन मेरे आगे ना आ जाए, वो देखें पाकिस्तान में नहीं आएंगी, पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी लोग केस कर सकते हैं। तो ये आर्मी चीफ को खुद ये ख़त्म कर देना चाहिए मामला, वरना तारीख उन्हें कोई अच्छे अल्फाज ये या अलकाब से याद नहीं रखेगी। नाज़रीन, हम बहुत सारे लोगों को सहाफ़ी समझते रहे, वो पता नहीं क्या निकला है, मैं तो हैरान होता रहता हूँ। सुहेल बड़ाई साहब का आप ये सुने, वो कहते हैं जी आइन जामद नहीं होते, उन्हें वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो बड़ाई साहब आपकी बात ठीक है, आइन को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है, लेकिन आइन को शख्सियात के लिए ज़रूरत के साथ साथ नहीं बदलना होता। वक्त के साथ आप आइन को तब्दील कर सकते हैं, ज़रूरत के साथ तब्दील नहीं कर सकते। आइन कोई कमोडिटी नहीं है, आइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़र्द वाहिद के लिए इसका कान मरोड़ दिया पकड़ के या इसका बाजू मरोड़ दिया पकड़ के। ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। अगर सहाफ़त करनी है तो पूरी बात हमें सबको करनी चाहिए कि जनाब फ़र्द वाहिद के लिए जब आप ये चीज़ें करते हैं तो तारीख़ भी इसको गलत समझती है और इसके असरात भी गलत आते हैं। अवाम को क्या मिला इस आइनी तरमीम में? कभी सोचा आपने? क्या कोई आइनी तरमीम होती है ऐसी जिसमें अवाम को सेहत, उनकी तालीम, बुनियादी ज़रूरियात, जो भी उनके हुकूक हैं, जो आइनी हुकूक है, जो इंसानी हुकूक है, जो इंसाफ की सहूलत है, कोई एक चीज़ अवाम को मिल जाए? कुछ भी नहीं। ना लोगों के लिए इस आइन में रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। ना लोगों के लिए इस आइन में इज़्ज़त है, ना इंसाफ है। लोगों के लिए तो इस आइन में कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ आइन में लिखा भी है तो उस पर तो कभी अमल दरामद होता ही नहीं है। ये आइन की जो किताब है ना, ये बड़े बड़े लोगों के इक़्तिदार के ऐवानों के रास्ते क्लियर करने के लिए है। ये उन लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए। इसके अलावा मुझे इस आइन में आम आदमी के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नज़र नहीं आता। ह्यूमन राइट्स वाले चुप हैं, वकला तंजीमें चुप हैं अभी तक, इंसानी हकूक़ वाले इसके ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, और जो सियासी लोग अपने आप को बड़ा चैम्पियन समझते थे वो सहूलतकार बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया ANP की सियासत तबाह होने का। यानी एमल वली खान कैसे उछल उछल के जर्नैलों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बादशाह खान की सियासत को शायर दस्तूर पे फ़रोख्त कर दिया इस आदमी ने। यानी कितनी बड़ी सियासत थी बादशाह खान की, कितना बड़ा नाम था, लेकिन बादशाह खान की सियासत को कोई तबाह नहीं कर सका, उनके नज़रिए को कोई तोड़ नहीं सका। एमल वली खान ने तबाह कर दी। किस लिए? सिर्फ बलूचिस्तान से सेनेट की एक सीट के लिए ये औकात और ये हालत रह गई। तो बड़े लोग एक्सपोज हुए, और कम से कम इतना बड़ा ओहदा जो मिलिट्री चीफ का ओहदा है वो भी एक्सपोज हो गया कि जनाब उन्हें डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि जनाब मेरे साथ कुछ होना चाहे। तो इमरान खान साहब का खौफ है, खौफ तो रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।